हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी विषय का कोर्स। और हिंदी विषय का यह जो कोर्स है ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं आप सभी के, जो चाहे वो केंद्र स्तर के एग्ज़ाम हो, राज्य स्तर के एग्ज़ाम हो, या जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे कि वीपीडीओ, वीडीओ, कनिष्ठ सहायक, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, हिंदी की इम्पोर्टेंस आप सभी को पता होगी। हिंदी चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो केंद्र स्तर का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, या आईटीबीपी, या जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं केंद्र स्तर के एसएससी के, उनमें भी पूछा जाता है। राज्य के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप ए से लेकर पीसीएस से लेकर ग्रुप सी तक या ग्रुप डी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में हिंदी आती है। और उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के जो आगामी एग्ज़ाम हैं जैसे वीडीओ, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, इन सभी के एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। यदि हम उत्तराखंड के और यदि हम इस कोर्स की बात करें, जो हमारा एक कोर्स है, ये हमने विशेषकर बनाया है उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि वीडीओ, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, या जितने भी पद आने वाले हैं उनके लिए हमने विशेषकर इस कोर्स को बनाया है। वैसे ये सभी आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी, जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में ये आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन इसको हमने विशेषकर बनाया है जो आपका आने वाली एग्ज़ाम है उनके जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पर आधारित हमने इस कोर्स को बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो UKSSC है उसमें जितने भी स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, यदि हम उनके सिलेबस की बात करें तो उसका सिलेबस जो है उसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चन में 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है। तो 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है। और आपको पता होगा इस 40 नंबर की जीएस में सभी सब्जेक्ट हैं जैसे भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इतिहास, और जो विविध प्रकार के विविध जो चीज़ें हैं मिसलिनियस, वो सारी 40 नंबर में शामिल हैं। और 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड है और 20 नंबर की हिंदी है। तो दोस्तों, हम इस कोर्स के माध्यम से जो आपके 20 नंबर हैं हिंदी के, इनकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से कराना चाहेंगे। और यदि हम इस हिंदी की बात करें इस 20 नंबर की, तो इस हिंदी के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें शामिल हैं। जैसे पहला है आपका हिंदी व्याकरण, दूसरा है हिंदी पत्र आलेखन, तीसरा है पत्रकारिता और चौथा है हिंदी साहित्य। तो ये 4 चीज़ें आपको हिंदी, जो आपका सामान्य हिंदी वाला टॉपिक है उसके अंदर पढ़नी है। हिंदी व्याकरण, हिंदी पत्र आलेखन, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य। यदि मैं इन 20 नंबर की बात करूं जो आपके UKSSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस 20 नंबर में से लगभग 11 से जो 12 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। और हिंदी पत्र आलेखन से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। ये जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है तो ये इसी अनुसार पूछे जाते हैं। पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। और हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आपका जो हिंदी सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है जो 20 नंबर का है, इसके अंदर आपको 4 चीज़ें मुख्यतः पढ़नी है। हिंदी व्याकरण, हिंदी पत्र आलेखन, पत्रकारिता और हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंदर आपके नवीनतम जो पाठ्यक्रम है उसमें 23 कवियों का उल्लेख है। तो हमें इन 23 कवियों के बारे में पढ़ना है, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी विधाएं। तो इनको हमको भली भांति तैयार करके चलना है। तो दोस्तों, यदि हम जो UKSSC का नवीनतम पाठ्यक्रम है उसकी बात करें तो उसमें जो आपका देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी विषय लिखा हुआ है। तो हिंदी विषय का जो ये पूरा पाठ्यक्रम है इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला इसका टॉपिक है भाषा और हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी की भाषाएं और हिंदी की बोलियां। और भाषा क्या होती है, भाषा का अर्थ, भाषाओं के प्रकार और हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो हमको इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। जो अगला टॉपिक है वो है लिपि और वर्णमाला। और लिपि वर्णमाला के अंदर देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष,
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, ये आपका अगला टॉपिक है। दोस्तों हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और उसको लिखने का तरीका है हमारा देवनागरी, और किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को कहा जाता है लिपि। तो देवनागरी लिपि हमारे सिलेबस में शामिल है और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास किस तरह से हुआ, उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, और उसमें जो भी भाषाएं लिखी जाती हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो हिंदी वर्तनी यानी स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्धि और अशुद्धि, विराम चिन्ह और हिंदी के अंक, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके बाद यदि हम बात करें शब्द संरचना की तो शब्द के अंदर वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पद, लिंग, वचन, पुरुष, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक चिन्ह, ये जो टॉपिक हैं ये हमको सारे शब्द के अंदर पढ़ने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम ढंग से आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अगली बात करें शब्द भंडार की तो शब्द भंडार के अंदर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द, जिनमें भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द हैं, अनेकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों के ऊपर हमको ध्यान देना है। अगला टॉपिक है संधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके सिलेबस में केवल स्वर संधि दी हुई है और स्वर संधि में भी जो स्वर संधि की 5 संधियां हैं, उस 5 संधियों में भी जो अयादी संधि है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो अयादी संधि को हमको पढ़ना तो है लेकिन उतना ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान उन चीज़ों पर ज़्यादा देना है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। अगला टॉपिक है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय के अंदर वाक्य का आशय यानी वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य के अर्थ के आधार पर प्रकार और वाक्य के संरचना के आधार पर प्रकार और वाक्य शुद्धि, हमको ये पढ़ना है। अगला टॉपिक है लोकोक्ति और मुहावरे, ये हमको सारे के सारे याद करने हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो पत्र आलेखन के अंदर टिप्पणी यानी नोटिंग, प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, इनको पढ़ना है। अगला टॉपिक है जनसंचार का यानी मास कम्युनिकेशन का, इसके अंदर जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, ये हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा। अगले टॉपिक की बात करें तो हिंदी कंप्यूटिंग और फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट आपके सिलेबस में शामिल है। दोस्तों इसे भी हमें विस्तार से पढ़ना है। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के अंदर दोस्तों राज्य और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें 10वीं और 12वीं की जो किताबें होती हैं उनके पाठ्यक्रम पर आधारित हमको साहित्य का सिलेबस दिया गया है और इस सिलेबस में टोटल 23 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिनको कि 2 भागों में बांटा गया है, एक पद्य में और दूसरा गद्य में। पद्य के अंदर दोस्तों कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी हमको दिए गए हैं। और गद्य के अंदर राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी का उल्लेख हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है। तो दोस्तों जितने भी हमारे साहित्यकार यहाँ पे दिए गए हैं 23, हमको इन सभी का जीवन परिचय पढ़ना है और जीवन परिचय के बाद इनकी जो रचनाएं हैं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं का हमको अध्ययन करना है और रचनाओं के अध्ययन के बाद इनकी जो रचनाएं हैं उनकी जो विधाएं हैं यानी किस किस स्टाइल में वो रचनाएं लिखी गई हैं उसका भी हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो ये आपका उत्तराखंड का सिलेबस है जो कि यूके SSSC का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। तो दोस्तों ये सिलेबस है। आप सिलेबस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस के बाद यदि हम आगे देखें तो सबसे पहला है, यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें
तो हिंदी व्याकरण के अंदर मुख्यतः आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके अंदर एक टॉपिक और है जो कि इसे कहा जाता है काव्य विचार। तो दोस्तों, जो हम ग्रामर की बात करते हैं हिंदी के ग्रामर की, तो हिंदी के ग्रामर में मुख्यतः 4 चीज़ें ही होती हैं। पूरा ग्रामर इसी में समायोजित है। यदि आप इन चारों को जोड़ दें तो पूरा हिंदी व्याकरण के रूप में ही ये हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार के अंदर हमें पढ़ना है वर्णों के बारे में, यानी वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के प्रकार, वर्णों का वर्गीकरण। तो ये हमें वर्ण विचार के अंदर पढ़ना है। दूसरा, इसके अंदर हम पढ़ते हैं संधि वाला टॉपिक। संधि आप सभी को पता होगा, संधि का मतलब है वर्णों का मेल। तो वर्णों का जो मेल है उसे भी हम वर्ण विचार के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, यानी जो हमारी वर्तनी में स्पेलिंग में जो मिस्टेक होती हैं उन्हें भी हमें वर्ण विचार के अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक देखेंगे शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंदर हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु रहता है शब्द, शब्दों के प्रकार, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के वर्गीकरण के आधार, यानी शब्दों को किन किन आधारों पर बांटा गया है। शब्दों को यदि हम प्रयोग के आधार पर देखें तो विकारी और अविकारी शब्द 2 आधारों पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो शब्द विचार के अंदर हमें पढ़ना है शब्द और शब्दों का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हिंदी व्याकरण का अधिकांश भाग इसी टॉपिक में समाहित है। यदि हम बात करते हैं पद विचार की, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पद क्या है। दोस्तों, पद उसे कहा जाता है जब कोई शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाए तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लिया मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे गया शब्द। ये गया एक मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है। यदि इसी गया को वाक्य के अंदर प्रयुक्त किया जाए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम विद्यालय गया है, राम विद्यालय गया है। तो दोस्तों, मैंने यहां पे केवल गया शब्द लिखा है। ये शब्द क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ है। जबकि आप यहां देख रहे होंगे, यहां जो गया शब्द है ये एक वाक्य के अंदर आया है। और जब भी कोई शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाए तब वह शब्द नहीं कहलाता, तब वो क्या कहलाता है, तब वो पद कहलाता है। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी, जब शब्द स्वतंत्र रूप से आए तो उसे शब्द कहा जाएगा, लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाए तो उसे शब्द न कह के उसे फिर पद कहा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, राम विद्यालय गया है में जो गया है ये यहाँ पे एक पद है। यदि हम राम की बात करें तो राम भी एक पद है, विद्यालय की बात करें तो विद्यालय भी पद है की बात करें तो है भी पद है। लेकिन यदि इनको हम अलग अलग बोलेंगे, जैसे मैं केवल राम का प्रयोग करूं तो राम अभी एक शब्द है। यदि मैं विद्यालय को अलग से प्रयोग करूं, विद्यालय को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करूं तो विद्यालय एक शब्द है। गया को अलग से बोला जाए तो गया एक शब्द है को अलग से बोला जाए तो है एक शब्द है। लेकिन इन जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के अंदर करेंगे तो फिर उन्हें शब्द न बोल के पद कहा जाएगा। और पद बोलने के पीछे एक रीजन है, जब शब्द वाक्य के अंदर आते हैं तो वाक्य के नियमों से बंध जाते हैं। वाक्य के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, जैसे कि क्रिया, कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर वाक्य के सारे पद लिखे जाते हैं। जैसे मैं गया शब्द की बात करूं, यहाँ पे देखिए गया शब्द क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कर्ता है, कर्ता क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। राम क्या है, राम एक कर्ता है, लेकिन राम कैसा है, एक वचन है, संख्या में एक है और पुरुष जाति का है तो एक वचन पुल्लिंग। और उसी के अनुसार जो क्रिया है, क्रिया भी उसी के अनुसार है। जो गया है, गया भी एक वचन और पुल्लिंग क्रिया है। तो दोस्तों, पद आप समझ गए होंगे। पद का मतलब है जब शब्द वाक्य के अंदर आए तो उसे पद कहा जाता है। वाक्य की बात करें तो वाक्य का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि जब शब्दों को इस प्रकार से लगाया जाए, शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए या पदों को इस प्रकार से लगा दिया जाए कि उसका कोई अर्थ आ जाए, या पदों का क्रमबद्ध रूप आप बोल सकते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप। जब हम पदों को इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उस वाक्य का पूरा अर्थ आने लगता है, तो उसे फिर वाक्य कहा जाता है। तो हिंदी के अंदर ये 4 चीज़ें ही मुख्यतः शामिल हैं, वर्ण विचार यानी वर्ण, शब्द विचार यानी शब्द, पद विचार यानी पद
और वाक्य विचार यानी वाक्य। इसके अलावा एक चीज और है जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई है, उसे कहा जाता है काव्य विचार। और काव्य विचार के अंदर दोस्तों रस, छंद और अलंकार का उल्लेख शामिल किया जाता है। और आपके सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है यूके ट्रिपल का, उसमें रस और छंद जो है इनका उल्लेख नहीं है। आपके सिलेबस में केवल अलंकार है, तो हम अलंकार पर विशेष फोकस करके चलेंगे। रस छंद को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको रस छंद पर उतना फोकस नहीं करना है जितना कि आपको अलंकार पर करना है, क्योंकि अलंकार आपके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में शामिल है। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण की बात हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है, कुछ शब्द हैं बोली, उपबोली, उपभाषा और भाषा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम पर चलते हैं। दोस्तों जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई, आप इसको मान लीजिए कोई भाषा है, कोई भाषा का क्षेत्र है, इसको आप भाषा मान लीजिए। इस भाषा के अंदर दोस्तों होती हैं उपभाषाएं, यानी भाषा का छोटा रूप। उप एक उपसर्ग है और उप का अर्थ होता है छोटा या किसी चीज का लघुतम रूप। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपने इसको भाषा मान लिया, तो इस भाषा के अंदर जो ये चीजें हैं, ये क्या हैं? उपभाषाएं हैं। ये उपभाषाएं हैं। 1 2 3 4 5, ये भाषा है। भाषा के अंदर उपभाषाएं, और भाषाओं के अंदर दोस्तों शामिल होती हैं बोलियां। ये मैं बोली बना रहा हूं। कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। तो जो आपका ये बाहरी क्षेत्र है, ये है भाषा, और भाषा के अंदर उपभाषाएं, और उपभाषाओं के अंदर बोलियां। ये आप देख सकते हैं, ये बोलियां हैं, और इन बोलियों के अंदर पाई जाती हैं दोस्तों उपबोलियां। जैसे मान लीजिए ये है, ये तो एक बड़ी चीज क्या है? भाषा। भाषा के अंदर उपभाषाएं, और उपभाषाओं के अंदर बोलियां, और बोलियों के अंदर शामिल होती हैं उपबोलियां। तो दोस्तों यदि हम इसका संरचना क्रम लगाएं, तो संरचना क्रम के आधार पर यह कैसा बनेगा? सबसे बड़ी चीज है भाषा, भाषा के बाद उससे थोड़ा छोटी चीज है उपभाषा, और उपभाषा के बाद थोड़ी छोटी चीज की बात करें तो वो हो जाएगा बोली, और बोली के अंदर यदि हम बात करें तो बोली के अंदर पाई जाती हैं उपबोलियां। तो दोस्तों यदि हम इसका क्रम लगाएं, भाषा, बोली, उपभाषा का, तो वो क्रम इस प्रकार से बनेगा। सबसे बड़ी चीज है भाषा, उससे छोटी चीज उपभाषा, और उपभाषा से छोटी चीज है बोली, और बोली के बाद उपबोलियां। आपको थोड़ा आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अभी परिभाषाओं पे हम आएंगे। सबसे बड़ी चीज हो गई भाषा, भाषा के अंदर उपभाषा, उपभाषा के अंदर बोलियां, और बोलियों के अंदर उपबोलियां। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोली की। बोली यानी डायलेक्ट। डायलेक्ट। तो दोस्तों बोली किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बोली का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी अंचल में। अंचल का मतलब हुआ किसी छोटे क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी अंचल में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है दोस्तों बोली। किसी क्षेत्र विशेष में या किसी अंचल विशेष में जो भी हम भाषा बोलते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे बोली कहा जाता है। और इस बोली की खासियत क्या होती है? इस बोली की अपनी लिपि नहीं होती है। लिपि यानी दोस्तों, लिपि अभी हम आगे आएंगे देवनागरी लिपि के ऊपर, लेकिन आप लिपि का मतलब ये समझ लीजिए, लिपि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका होता है। हम किसी भाषा को कैसे लिखते हैं उसे लिपि या स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अब मान लीजिए जैसे मैं आम बोल रहा हूँ, तो आम तो ध्वनि है, लेकिन आम को लिखने के लिए मैं इस प्रकार के वर्ण संकेतों का प्रयोग कर रहा हूँ।
ये आम देखिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया। यदि कलम बोला जाए तो कलम एक ध्वनि है, तो कलम को हम लिखते वक्त इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो ये स्टाइल है, इस स्टाइल को कहा जाता है देवनागरी लिपि। यदि मैं रोमन की बात करूं, मुझे आम लिखना है रोमन में, तो मैं रोमन में आम कैसे लिखूंगा, AAM। ये रोमन स्टाइल है लिखने का। तो किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहा जाता है। और बोली की अपनी कोई विशिष्ट लिपि नहीं होती, ये बोलियां उधार की लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे मैं कुछ प्रमुख बोलियों की बात करूं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की बोलियों की बात की जाए तो उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी प्रमुख बोलियां हैं। इनका उल्लेख आपके सिलेबस में भी है। ये प्रमुख बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। इनकी दोस्तों अपनी कोई लिपि नहीं है, इनका अपना लिखने का कोई विशेष स्टाइल नहीं है। जब भी इनको हम लिखेंगे तो इनको किस में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में लिखेंगे। आप गढ़वाल, कुमाऊं या जौनसार क्षेत्र से होंगे, आप गढ़वाली को यदि आपको लिखना है तो आप गढ़वाली को किस में लिखेंगे, देवनागरी में, क्योंकि गढ़वाली को लिखने का अपना कोई स्टाइल है ही नहीं। तो जो बोलियां होती हैं, बोलियां क्या होती हैं, किसी क्षेत्र विशेष या अंचल में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ये भी बोलियां हैं। जो गढ़वाली है वो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी की बात करें तो कुमाऊनी कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। जौनसारी की बात करें तो जौनसारी जौनसार क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन इनकी अपनी लिपि नहीं है, इनको लिखने का स्टाइल नहीं है। अब जब किसी बोली की लिपि नहीं होगी तो लिपि न होने से क्या होता है दोस्तों, उसमें जो साहित्य की रचना होती है, साहित्य की रचना नहीं हो पाती। तो यदि किसी भी चीज़ को लिखना है तो लिखने के लिए कोई हमको लिपि की आवश्यकता होती है, और बोलियों की अपनी लिपि होती नहीं है। तो लिपि न होने के कारण इन बोलियों में साहित्य की रचना नहीं हो पाती है। तो हमको इन बोलियों में साहित्य भंडार जो है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो बोली आप समझ गए होंगे, बोली का मतलब क्या हुआ, किसी क्षेत्र विशेष या क्षेत्र अंचल में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है डायलेक्ट। और बोली की अपनी कोई विशिष्ट लिपि नहीं होती। यदि हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं। इनके अलावा खड़ी बोली यानी कौरवी, हरियाणवी, अवधी, बघेली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सारी बोलियों के ही एग्जाम्पल हैं। दोस्तों अगली बात करें हम, अगला जो हमारा शब्द था वो था उपभाषा। उपभाषा का मतलब हुआ दोस्तों सब लैंग्वेज। इंग्लिश में बोला जाए तो इसको कहा जाएगा सब लैंग्वेज। और उपभाषा उसे कहा जाता है जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाए। जो भी हमने बोली की बात की थी, बोली क्या है, थोड़ा क्षेत्र स्तर पर बोली जाती है, किसी क्षेत्र स्थान विशेष पर बोली जाती है। यदि उस बोली का क्षेत्र थोड़ा व्यापक हो जाए और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो उसे फिर बोली न बोल के उसे कहा जाएगा उपभाषा। तो उपभाषा क्या है, जब बोली का क्षेत्र बड़ा होने लगे और उसमें साहित्य की भी रचना होने लगे, उसमें साहित्य लिखा जाना लगे, तो उसे फिर बोली न बोल के उसे कहा जाएगा उपभाषा या सब लैंग्वेज। यदि हम कुछ हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी के अंदर हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं के नाम हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। और इसके अलावा हिंदी का एक और प्रकार है राजस्थानी या राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। दोस्तों अभी हम इनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो पहला केवल आपको परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए। बोली क्या है, बोली किसी क्षेत्र विशेष या किसी स्थान विशेष में बोली जाने वाली भाषा है जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती। उपभाषा की बात करेंगे तो उपभाषा का मतलब है जब बोली का क्षेत्र बड़ा होने लगे या उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाए तो उसे फिर बोली न बोल के उसे उपभाषा कहा जाता है। और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो कि हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है भाषा। तो दोस्तों भाषा आप सभी को पता होगा, भाषा क्या होता है। भाषा हमारे विचार विनिमय का एक माध्यम है।
विचार विनिमय का एक माध्यम है। विचार विनिमय का माध्यम, यानी भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को या अपने मनोभावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमें कोई बात बोलनी होती है तो हमें किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा का भाषा क्या है, एक प्रकार का माध्यम है, एक प्रकार का मीडियम है, जिस माध्यम से हम अन्य लोगों तक अपनी भावनाओं को, अपने मनोभावों को, अपने विचारों को पहुंचाते हैं, तो उसे कहा जाता है भाषा। दोस्तों, भाषा की हम यदि बात करें तो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी की जो लिपि है, जो हिंदी को लिखने का स्टाइल है, और हिंदी की लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी है। तो ये 3 शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। बोली का मतलब है क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, उपभाषा का मतलब है जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाए, और भाषा का मतलब है भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिस माध्यम में हम विचारों और मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है उपबोली। उपबोली, उपबोली का मतलब है, यदि हम बोलियों के अंदर बोलियों की बात करें तो उसे उपबोली कहा जाता है या सब डायलेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं दोस्तों बात करूं कुमाऊनी बोली की, तो कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी उपभाषा की एक बोली है, और इस कुमाऊनी बोली के अंदर ढेर सारी उपबोलियां हैं। जैसे मैं बात करूं नैनीताल क्षेत्र में बोली जाने वाली कुमाऊनी की, तो उसे कहा जाता है रच भैंसी, यानी नैनीताल क्षेत्र में जो कुमाऊनी बोली जाती है उसको रच भैंसी कहते हैं। यदि हम अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो कुमाऊनी बोली जाती है उसे खसपरजिया कहते हैं, खसपरजिया। यदि हम गंगोली हाट क्षेत्र की बात करें पिथौरागढ़ की, तो वहाँ जो कुमाऊनी बोली जाती है उसे गंगोली कहा जाता है। यदि हम सीरा क्षेत्र की बात करें तो उसे सीराली कहा जाता है। यदि हम सौर क्षेत्र की बात करें पिथौरागढ़, तो उसे सौरियाली कहा जाता है। तो कुमाऊनी बोली के अंदर भी अनेक सारी उपबोलियां हैं। तो उपबोली क्या होगी, कुमाऊं बोली के अंदर की बोलियां, तो उन्हें कहा जाएगा उपबोली। यानी एक से अधिक या दो से अधिक उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती है। जैसे गढ़वाली की बात की जाए तो गढ़वाली भी हिंदी की बोली है, और गढ़वाली बोली के अंदर भी अनेक सारी उपबोलियां हैं। जैसे श्रीनगरी सबसे शुद्ध गढ़वाली मानी जाती है, श्रीनगरी, सलाणी, बधाणी, बधाणी, नागपुरिया, गंगपरिया, मझकुमैया, ये गढ़वाली बोली की उपबोलियां हैं। यानी उपबोली का मतलब हुआ कि बोली के अंदर की छोटी बोलियां, यानी उपबोली मिलकर फिर हम किसका निर्माण करेंगे, बोली का। और बोली मिलकर, दो से ज्यादा बोली मिलकर किसका निर्माण होगा, उपभाषा का। और दो या दो से अधिक उपभाषाओं से मिलकर किसका निर्माण होगा, भाषा का। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा या बृहद कॉन्सेप्ट जो है वो है भाषा का। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये मान लीजिए भाषा है, इस भाषा के अंदर क्या होगा, उपभाषाएं होंगी, यानी भाषाओं का छोटा रूप, ये उपभाषाएं मान लीजिए। और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं ये। और इन भाषाओं के अंदर क्या पाई जाएंगे, इन भाषाओं के अंदर होंगी बोलियां। जैसे मैं यहां पे देखिए, ये मैं पश्चिमी हिंदी बना रहा हूं, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसको मान लीजिए ये राजस्थानी, इसको मान लीजिए राजस्थानी उपभाषा। इसे आप मान लीजिए पहाड़ी उपभाषा या पहाड़ी हिंदी। इसे हम मान चलते हैं बिहारी हिंदी, और इसे हम मान लेते हैं पूर्वी हिंदी। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, और इन उपभाषाओं के अंदर टोटल मिलाकर 17 बोलियां हैं। यदि हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां हैं। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी के अंदर कुल मिलाकर 4 बोलियां हैं। पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी के अंदर कुल मिलाकर 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी की बात करें तो बिहारी के अंदर 3 बोलियां हैं। यदि हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं। तो यदि आप इन सभी का टोटल योग करेंगे तो बोलियों की संख्या आएगी 17। तो हिंदी भाषा के अंदर
जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। और बोलियों की बात करें तो बोलियों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर 17 है। और यदि हम उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियों की गणना करने के लिए हमको बोलियों के अंदर देखना पड़ेगा, और ये उपबोलियों की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, ये कितनी भी हो सकती हैं, ये अनिर्धारित हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम दोबारा चलते हैं उसी स्लाइड पर जहां पे हमने परिभाषाओं को समझा था। अब यहां देखिए बोली, बोली का मतलब क्या है, वही चीजें हमने जो समझी है। किसी विशेष क्षेत्र में या अंचल में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसकी अपनी कोई विशिष्ट लिपि नहीं होती, इस कारण इसमें साहित्य की रचना नहीं हो पाती है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी, बुंदेली इत्यादि। दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आप देखते होंगे अवधी में बहुत ज़्यादा साहित्य की रचना हुई है भक्ति काल के दौरान। विशेषकर राम भक्ति जो साहित्य है वो अवधी में लिखा गया है। यदि हम ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा में भी जो साहित्य का विपुल भंडार देखने को मिलता है। यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य की बात करें तो वो सारा का सारा ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं। अगली बात की थी हमने उपबोली की, तो उपबोली का मतलब है बोलियों के अंदर अनेक उपबोलियां पाई जाती हैं, अतः उपबोलियों से मिलकर किसी बोली का निर्माण होता है। तो उपबोलियों का मतलब हुआ बोली के अंदर की बोलियां, तो उनको हम उपबोली कहेंगे। अगला जो शब्द है वो है उपभाषा। तो उपभाषा का मतलब क्या हुआ, जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाए या फैल जाए और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो उसे उपभाषा कहा जाता है, या इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में उसे सब लैंग्वेज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, यानी हिंदी के अंदर 5 उपभाषाएं हैं और टोटल मिलाकर 17 बोलियां हैं। और देखिए उपभाषा अनेक बोलियों से मिलकर बनती है और भाषा उपभाषाओं के समूह से मिलकर बनती है। तो जो उपभाषा होगी, उपभाषा किससे बनेगी, अनेक प्रकार की बोलियों से मिलकर उपभाषा बनेगी और उपभाषाओं से मिलकर निर्माण होगा भाषा का। तो भाषा सबसे बड़ी चीज है, तो इतना हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड पर। यहां देखिए आप ये है भाषा। भाषा की यदि परिभाषा की बात करें तो भाषा विचारों और मनोभावों के संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम बोलकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। विचार विनिमय और मनोभावों का जो अभिव्यक्त करने का कार्य है वो हम करते हैं भाषा के माध्यम से। जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करना या प्रकट करना। तो भास जो धातु है संस्कृत की, उसका अर्थ क्या है, अभिव्यक्त करना या प्रकट करना। तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं भाषा की विशेषता की। तो भाषा की पहली विशेषता तो यह है कि भाषा एक प्रकार का माध्यम है, एक प्रकार का मीडियम है, जिस मीडियम में हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं, मनोभावों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, यह एक सामाजिक संपत्ति है, यह पैतृक संपत्ति नहीं है। दोस्तों यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा को समाज के माध्यम से सीखा जाता है और समाज में भी भाषा सीखी जाती है अनुकरण के माध्यम से, यानी एक दूसरे को देखते हुए। और जो भाषा है ये एक प्रकार की पैतृक सामाजिक संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति। ये माँ बाप से आनुवांशिक तौर पर बच्चों में नहीं आती है, बल्कि इसे समाज में रहते हुए अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। तो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, यह एक सामाजिक संपत्ति है, यानी इसको आप समाज से सीख सकते हैं, न कि पैतृक संपत्ति द्वारा। ये आपको वंशानुगत तौर पर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगी, बल्कि उसे समाज के माध्यम से सीखा जाएगा। तीसरी विशेषता है यह परिवर्तनशील होती है और परंपरागत भी। यानी भाषा की विशेषता क्या है, यह परिवर्तनशील है, यानी हर कदम दर कदम पर यह बदलती रहती है। ये मान लीजिए किसी क्षेत्र में कुछ बोला जा रहा है, उसके बाद आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ किसी और प्रकार की भाषा का उल्लेख मिलेगा आपको। अगली विशेषता क्या है, यह अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यानी आपको समाज में किसी को फॉलो करते हुए या अनुकरण करते हुए इसे सीखना पड़ेगा। अगली विशेषता क्या है, भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं, यानी भाषा किसी क्षेत्र या किसी सीमा के अंदर बोली जाती है, यानी किसी भाषाओं का अपना अपना वो क्षेत्र होता है। तो भाषाओं की विशेषताएं की बात करें तो भाषा एक प्रकार का माध्यम है, यह एक प्रकार की सामाजिक संपत्ति है, यह परिवर्तनशील होती है, यानी इसमें चेंजेस आते रहते हैं,
यह अनुकरण से सीखी जाती है का मतलब हुआ कि इसे समाज में हमको फॉलो करते हुए, समाज को फॉलो करते हुए सीखते हैं। अगला है भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं, यानी भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और इसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं भाषा और बोली में अंतर। तो दोस्तों भाषा का एक मानक रूप होता है जबकि बोली का मानक रूप नहीं होता। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा का एक स्टैंडर्ड रूप है, उसका एक मानक रूप है, जबकि बोली जो है बोली क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है, जिस पर हम अभी चर्चा कर चुके हैं। ये क्षेत्रीय स्तर की भाषाएं हैं तो इनका अपना मानक रूप नहीं होता। इसको आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, इसके नियम नहीं है, इसके व्याकरण नहीं है। लेकिन भाषा जो है, भाषा का एक मानक रूप होता है या भाषा का मानक या स्टैंडर्ड रूप होता है, उसे हमको उसी प्रकार से उच्चारित करना होता है या उसी प्रकार से लिखना होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिस पर हम आगे चर्चा कर चुके हैं। एक भाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं, जबकि बोली के अंतर्गत भाषाएं नहीं हो सकती, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध होता है। भाषा माँ है तो बोलियां उसकी बेटियां हैं। तो ये हो गई भाषा और बोली में अंतर। अब दोस्तों यदि हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दोस्तों आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा, जो भारत में पहले विदेशी आक्रमणकारी थे वो ईरानी थे। ईरानियों ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था और ईरानियों में भी दारा प्रथम या डेरियस प्रथम पहला व्यक्ति था जिसने भारत में आक्रमण करने की कोशिश की थी। और ये आक्रमण हुआ था दोस्तों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से, जहाँ पर आप आजकल सिंधु नदी देखते होंगे, जिसे इंडस भी कहा जाता है। तो ईरानियों की प्रॉब्लम क्या थी, ईरानी जो ये दंती वाला सौ है इसका उच्चारण करते थे हौ से। उनसे ये दंती वाला जो सौ है ये बोला नहीं जाता था, तो वो हौ से इसका उच्चारण करते थे। तो ईरानी जब इस सीमा पर पहुंचे, सिंधु सीमा पर, तो उन्होंने इस सिंधु सीमा के इधर वाले क्षेत्र को, जो हिंदू, ये जो सिंधु है, सिंधु के जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे हिंदू नाम से पुकारा और बाद में ये हिंदू चेंज होते होते हिंदी बन गया। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी नाम कहा और ये हिंदवी होते हुए हिंदुस्तान और बाद में हिंदी शब्द बन गया। और हिंदी शब्द आज एक भाषा का प्रतीक है जो कि भारत की राजभाषा है या ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो हिंदी शब्द फारसी मूल का शब्द है। फारस यानी वर्तमान का ईरान। तो हिंदी शब्द फारसी मूल का शब्द है क्योंकि ईरानी या फारसी लोग सौ का उच्चारण हौ से करते थे, अतः उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और बाद में यही परिवर्तित होकर हिंदी बन गया। और हिंदी को अमीर खुसरो ने हिंदवी नाम से पुकारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भाषा के अर्थ में फिरदौसी, अलबरूनी, अबुल फजल ने इसका प्रयोग किया था। तो दोस्तों हिंदी जो शब्द है वो फारसी मूल का शब्द है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों हिंदी की